आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। ऐसा है, खेल इस बात का है ये नहीं कि आप कितना कमाते हैं। खेल गुरु इस बात का है कि आप कितना बचाते हो। अब कैसे बचाएं? ये बैंक और बाजार की ये टेढ़ी मेढ़ी बातें गले तो उतरती नहीं हैं। अरे तो महाराज उनसे मिलिए ना, अपने मनी मैनेजर से। आपके बटुए से जुड़ी हर सलाह एकदम मुफ्त। और शायरी सुनिए, पैसे से जुड़ा है कोई भी शक, आस्क बेझिझक। मनी मैनेजर, बात बचत की। हर शनिवार आज तक रेडियो पर। आन बनाओ, कत्ता ज़्यादा रखना। क्रिप्टो ने कितना रिटर्न दिया? एक महीने में 50%, 30%। अभी कुछ महीने पहले हम लोग ऐसे जवाब सुन रहे थे और क्रिप्टो मार्केट बूम पर था। क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट करने की होड़ मची हुई थी। देश में रोज एक नया क्रिप्टो एक्सचेंज लॉन्च भी हो रहा था। टीवी, न्यूज़पेपर, मैगजीन, सोशल मीडिया, हर तरफ क्रिप्टो के एड्स थे, उन्हें प्रमोट करने वाले लोग थे, पोस्ट थी, बहुत तरह की वीडियोस भी थे। इन सारी चीजों का क्या असर था, नंबर से समझिए। कॉइन मार्केट कैप के डेटा के अकॉर्डिंग पिछले साल जुलाई में क्रिप्टो करेंसीज का मार्केट कैप $1.20 ट्रिलियन था। 3 महीने बाद नवंबर में बढ़कर हो गया $2.90 ट्रिलियन। इसी वक्त बिटकॉइन, एथेरियम जैसे क्रिप्टोज ने न्यू हाई को टच किया। मेरे और आपके जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हों, या फिर एलॉन मस्क जैसे बिजनेस टाइकून, या फिर बड़े बड़े फंड मैनेजर्स, सब क्रिप्टो करेंसीज को लेकर पॉजिटिव थे और अलग अलग क्रिप्टो कॉइन्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। लेकिन इन सब के बीच दुनिया की अलग अलग सरकारों के क्रिप्टो करेंसीज को लेकर जो एप्रीहेंशंस थे, वो रेगुलेशंस और टैक्स के रूप में दिखने शुरू हो गए। इंडिया की बात करें तो इस अप्रैल से अब क्रिप्टो करेंसीज के कैपिटल गेन पर इंडियन गवर्नमेंट 30% टैक्स ले रही है। इटली में भी क्रिप्टो कैपिटल गेन्स पर सरकार 26% टैक्स ले रही है। इसी तरह यूएसए, यूके, कनाडा, जर्मनी, यहाँ भी क्रिप्टो पर जो है अब टैक्स है, उसके गेन पर टैक्स है। आप यानी जितना फायदा उससे उठाएंगे, सरकार उसमें टैक्स लेगी। घाटा उठाएंगे तो सरकार उसमें आपका घाटा पूरा बिल्कुल नहीं करेगी। इन टैक्स रेगुलेशंस, यूक्रेन रूस वॉर, फिर ग्लोबली बढ़ते इन्फ्लेशन का नतीजा ये रहा कि नवंबर 2021 में $2.90 ट्रिलियन मार्केट कैप वाला क्रिप्टो नीचे गिर गया और 850 बिलियन तक सिमट गया। आप अपना पोर्टफोलियो भी चेक कर सकते हैं, वो क्रिप्टो की दुनिया के हालात हमसे बेहतर बयां कर रहा होगा। हमने कुछ हफ्तों पहले मनी मैनेजर में क्रिप्टो पर एक एपिसोड किया था और तब हमारी एक्सपर्ट और बिजनेस टुडे मैगजीन में सीनियर एडिटर टीना जैन कौशल ने ग्लोबली क्रिप्टो मार्केट के डाउनफॉल की कुछ वजह समझाई थी। आज भी हम टीना से इसी डाउनफॉल पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रिप्टो के इस डाउनफॉल का नियर फ्यूचर में कोई एंड दिखता है। साथ ही ये भी समझेंगे कि क्या हमारी इन्वेस्टेड कैपिटल में जो लॉस है वो रिकवर किया जा सकता है। तो स्वागत है आप सभी का 100वें एपिसोड में मनी मैनेजर के, और हमारे साथ एक बार फिर से टीना जैन कौशल हैं। बहुत बहुत स्वागत मैम आपका हमारे 100वें एपिसोड में। थैंक यू नितिन एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर द 100th एपिसोड। थैंक यू सो मच। और आप ही हमारी साथी हैं हाल फिलहाल रोज रोज, तो आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आप ही लोग हैं, आप ही एक्सपर्ट्स हैं जो आते हैं और हमें हमेशा उन मुश्किल सवालों का सरल जवाब देते हैं जिन्हें लेकर हम आपके सामने आते हैं। और आज एक ऐसा ही सवाल है क्रिप्टो का, और हम तो काफी दिनों से परेशान थे, एपिसोड भी किए, लेकिन हमारे बहुत सारे सुनने वाले हैं जो पूछते रहते हैं कि भाई आप क्रिप्टो पर बताइए, क्रिप्टो पर बनाइए। और उनको देखकर ऐसा लगता है कि सबसे ज्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में वही लोग हैं जिन्होंने क्रिप्टो में पैसा लगाया हुआ है। सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन पहले हेडलाइंस हो जाएं। तो हेडलाइन से शुरू करते हैं टीना जी। पहली हेडलाइन, आरबीआई ने एनबीएफसी को क्रेडिट लाइन देने से मना कर दिया है पीपीआई से, तो ये खबर क्या कहती है? जी नितिन, बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। हम पहले देख रहे थे कि बीएनपीएल मार्केट जो है, जो बाय नाउ पे लेटर का मार्केट है, बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था। तो ये पीपीआई माने प्रीपेड पेइंग इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कि आपको पहले से ही अप्रूव लोन दे रहे थे। ये एक वॉलेट है जो आपके जब आप इनके ऐप को डाउनलोड करते थे इन फिनटेक कंपनीज के, तो ये आपको प्री अप्रूव्ड एक लोन दे देते थे जिसको आप स्पेंड कर रहे थे, और वो सब बाय नाउ पे लेटर स्कीम्स के अंदर आ रहे थे। अब आरबीआई ने बोला है कि ये जो पीपीआई हैं, जो ये नॉन बैंक एंटिटीज हैं,
वो क्रेडिट लाइन नहीं ले सकती हैं एनबीएफसी से। तो ये बहुत बड़ा एक झटका है इनके लिए, क्योंकि फिनटेक कंपनीज बहुत ग्रो हो रही थी, फिनटेक बीएनपीएल मार्केट बहुत तेजी से ग्रो हो रहा था, और ये जो टियर 2-3 के लोग हैं जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा नहीं है, उनको बहुत ज्यादा लोन मिल रहा था आसानी से। तो आरबीआई ने ये शायद एक वरी का कॉज था आरबीआई के लिए, क्योंकि जिनका क्रेडिट स्कोर अच्छा भी नहीं है उनको बहुत इजीली लोन मिल रहा था। सारे प्लेयर्स ऐसे नहीं थे, कुछ प्लेयर्स ऐसा कर रहे थे, तो उसी को रोक लगाने के लिए आरबीआई ने ये सर्कुलर दिया है। जी। और दूसरी हेडलाइन सोने से जुड़ी हुई। भारत ने सोने के आयात पर लगने वाली बेसिक इंपोर्ट ड्यूटी को 7.5% से बढ़ाकर अब कर दिया है 12.5%। सरकार ने इसके पीछे की वजह डिमांड को थोड़ा कम करना बताया है। और सरकार इससे क्या हासिल करना चाहती, प्लीज ये बताइएगा। और अब क्या सोना महंगा हो जाएगा हमारे आपके लिए? जी, बिल्कुल सोना महँगा होगा, और इसको इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ाने की वजह यही है कि हम जो एज़ अ कंट्री गोल्ड को इम्पोर्ट करते हैं। हम 80 से 90% अपनी जो कंट्री में गोल्ड आता है वो इम्पोर्टेड गोल्ड ही आता है। तो इम्पोर्ट करने के कारण हमारा जो रुपये हम अभी देख ही रहे हैं कितना डेप्रिशिएट हो रहा है, तो उस पर और भार पड़ता है। तो कहीं ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, जिससे हमारा गोल्ड का इम्पोर्ट भी कम हुए, आरबीआई ने इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी है। जैसे आपने बोला 7.5 से 12.5% कर दिया है। तो इसका सीधा-सीधा अगर हम फ्राइडे में ये नोटिफ़िकेशन आया है और हम इसका सीधा-सीधा अगर असर देखेंगे, फ्राइडे को अर्ली मॉर्निंग ₹1400 गोल्ड ऊपर ट्रेड कर रहा था अपने जो 10 ग्राम का प्राइस है। तो और एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि 5% इंक्रीमेंट होने से करीब-करीब 2500 तक का प्राइसेस अब जा सकता है। तो क्लियरली गोल्ड महँगा ऑलरेडी हो गया है और आगे और महँगा होने के आसार हैं, क्योंकि अभी पूरा रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है प्राइसेस पे। ओके। इस हफ्ते रुपया अपने सबसे निचले स्तर 79 को छू चुका है। और देश की इकोनॉमी के लिए इसमें क्या संकेत छिपे हैं? जी, रुपये फिर से ऑल टाइम लो टच कर गया है, और ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है गवर्नमेंट के लिए, क्योंकि आपका जो इम्पोर्ट्स हैं उस पे उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है, फिस्कल डेफिसिट आपका इंक्रीज़ हो जाता है। तो रुपये को कंट्रोल करना बहुत इम्पोर्टेंट है, और हमारी और आपकी ज़िंदगी में भी इसका असर पड़ता है। अगर किसी को फॉरेन एजुकेशन के लिए जाना है, किसी पेरेंट कोई इकट्ठा कर रहा है पैसे अपने बच्चे को बाहर भेजने के लिए, तो उसका जो खर्चा था वो डॉलर के डेप्रिशिएट होने के कारण एकदम से बढ़ गया। क्या कहाँ वो ₹75 के हिसाब से कहीं अपनी अकाउंटिंग कर रहे होंगे, कुछ ही महीने में सीन बदल गया कि उनको ₹80 की डॉलर के प्राइस से फंडिंग करनी पड़ेगी। तो इसके कारण से महँगाई जो कॉस्ट है, इन्फ्लेशन है, वो बढ़ेगा अगर आप फॉरेन में कोई स्पेंडिंग करना चाहते हैं, तो ये भी एक चिंता का विषय रहेगा। बिल्कुल, तो चिंता का विषय है और सारी खबरें लगभग ऐसी थी जो चिंता बढ़ा रही हैं। और अब एक और चिंता, क्रिप्टो करेंसीज की, उस पर बात हो जाए। तो पहला सवाल तो आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा टीना, समझना चाहूंगा कि 1 जुलाई से जो क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट पर 1% टीडीएस लगाने का नियम लागू हो गया है, वो क्या है? तो बेसिकली गवर्नमेंट ने बोला है कि जो क्रिप्टो ट्रांजैक्शंस हैं, उस पे वो 1% ऑफ ट्रांजैक्शन कॉस्ट डिडक्ट करेंगे एज़ टीडीएस। टीडीएस का मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। इसका मतलब सीधे-सीधे है, जो इनकम का ओरिजिन पॉइंट होगा, वहीं पे गवर्नमेंट आपसे टैक्स ले लेगी। जैसे हमारे एफडी में होता है, इंटरेस्ट मिलता है, बैंक आपको इंटरेस्ट घटा के तब वापस देती है, टीडीएस काट लेती है एफडी इंटरेस्ट पे। इसी तरीके से गवर्नमेंट कह रही है कि अब क्रिप्टो पे भी 1% टीडीएस लगेगा, और ये जो टीडीएस लगेगा वो सेलर्स पे लगेगा, जो क्रिप्टो बेचेगा। जो आईएनआर से ट्रेडिंग कर रहा है क्रिप्टो की, वो सेलर को 1% टीडीएस देना पड़ेगा। वो टीडीएस देगा एक्सचेंज को, फिर एक्सचेंज डिपॉजिट करेगा उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, जो कि सेलर बाद में ऑफसेट कर सकता है अपनी इनकम से जब वो रिटर्न फाइल कर रहा हो। बट यही रेगुलेशन डिफरेंट है अगर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहे हैं। जैसे आप पैसा लेके क्रिप्टो नहीं खरीद रहे या बेच रहे, पर आप क्रिप्टो टू क्रिप्टो कर रहे हैं, बिटकॉइन और इथेरियम का जैसे ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उस केस में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला है कि दोनों पार्टीज को सेलर ही कंसीडर करा जाएगा, और दोनों तरफ से 1% टीडीएस घटेगा। तो ये एक डिफरेंट तरीका है। ऐसे ही अगर आप एक्सचेंज से ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप ऑफ द एक्सचेंज ट्रेडिंग कर रहे हैं, तब भी बायर को 1% टीडीएस काट के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर किसी ने 2 साल से अपना आईटीआर फाइल नहीं किया है, या फिर उसका आईटीआर फाइल नहीं किया और उसका टीडीएस 50,000 से ऊपर का बन रहा है, तो उस केस में ये जो टीडीएस अमाउंट है नितिन, वो भी ज्यादा हो जाएगी, वो 2 से 5% हो जाएगी।
तो पहले से ही हमने 1 अप्रैल में तो देख ही लिया कि क्रिप्टो पे 30% टैक्स लग गया था। अब ये 1% टीडीएस के बाद तो और महँगा होने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग अग्नि परीक्षा से गुजर रही है, लेकिन ये टीडीएस के पीछे सरकार ने क्या रीजनिंग दी है, क्या मोटिव है उनका? हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने पहले भी कह रखा है कि क्रिप्टो को ना काफी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केसेस में या फिर टेररिज्म फंडिंग में यूज करा जा रहा है। उन्होंने बार बार ये कंसर्न दिखाया है। तो टीडीएस का मतलब बेसिकली यही है कि आप उसको ट्रैक कर पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट को ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी। अगर आप क्रिप्टो बेच रहे हैं तो ये सीधे सीधे इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट के पास जा रही है। तो कहीं ना कहीं वो चेक मैकेनिज्म आ गया। जो इतनी क्रिप्टो की इजीली खरीद और बेच हो रही थी, वहां पे बड़े बड़े ट्रांजेक्शन हो रहे थे जो गवर्नमेंट के लिए शायद ट्रैक करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट जब वो सिस्टम में जाएंगे सारे, तो उनको एक्सेल शीट में जाएंगे, जब आपको आपकी एक्सचेंज सारा ये गवर्नमेंट को डेटा फीड करेगी, तो एक ट्रैकिंग मैकेनिज्म गवर्नमेंट के लिए बहुत ईजी हो जाएगा। तो बेसिकली यही है कि एक ट्रैक करना चाह रहे थे कि क्रिप्टो में क्या क्या कैसे कैसे ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अच्छा टीना जी, एक बहुत जरूरी सवाल है और ये क्रिप्टो की दुनिया में खूब चल रहा है। हम जितनी बार अपना पोर्टफोलियो चेक कर रहे हैं वो माइनस में जा रहा है लगातार, ऐसा क्यों हो रहा है? माइनस में इसलिए जा रहा है क्योंकि क्रिप्टो के प्राइसेस नीचे जा रहे हैं। जैसे कि हमने देखा कि अगर मैं जैन से कंपेयर करूं नितिन, तो क्रिप्टो के प्राइसेस करीब 70-80% गिर गए हैं। बिटकॉइन के प्राइस करीब 80-60% गिर गया है। इथेरियम करीब 80% डाउन है। तो जब ये सारे क्रिप्टो करेंसी डाउन है तो पोर्टफोलियो पे भी असर पड़ रहा है। और ऐसा नहीं है कि एक या दो क्रिप्टो डाउन हो, पूरे के पूरे जो टॉप के क्रिप्टोज हैं सारे ही डाउन है। तो कहीं कुछ होता है ना, सपोर्ट मिले पोर्टफोलियो को, कहीं पर नहीं है। तो ऐसे ही है कि अगर क्रिप्टो की हम मार्केट कैप देखें कि पिछले जैन से लेके अब तक केवल 0.90 ट्रिलियन की रह गई है, जो करीब 2 ट्रिलियन से ऊपर की थी। तो इसी कारण से सारा पोर्टफोलियो डाउन है कि क्रिप्टो मार्केट ही डाउन है। और इसके डाउन होने की मेन वजह यही है कि यूएस मार्केट में इन्फ्लेशन रेट बहुत हाई है। और इन्फ्लेशन रेट हाई है इसीलिए उन्होंने इंटरेस्ट रेट उनको बढ़ाना पड़ गया यूएस मार्केट से। अब जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो सारे जो बिग इन्वेस्टर्स हैं वो मनी पुल आउट कर लेते हैं ये मार्केट से, क्योंकि उनको लगता है कि हम सेफर एसेट में डाल देते हैं, वहां हमें ज्यादा रिटर्न मिल जाएगा। तो यही एक मेजर वजह वो यही है कि लिक्विडिटी पुल आउट हो रहा है, सारे पैसा खींच रहे हैं। यही वजह है कि स्टॉक मार्केट भी डाउन है। जहां क्रिप्टो मार्केट जैसे डाउन है वैसे स्टॉक मार्केट भी डाउन है। उसमें इसीलिए रेगुलेशंस का भी हाथ है बहुत काफी हद तक। हाँ, और ये बात भी है नितिन की जब क्रिप्टो बढ़ रहा था तब हम कंप्लेन नहीं कर रहे थे। क्रिप्टो बढ़ भी इसी तेजी से रहा था, जितनी तेजी से गिरा है ना उतनी तेजी से बढ़ भी रहा था। तो डाउनफॉल और जो उसका इंक्रीमेंट था वो दोनों मैच ही कर रहे हैं। जितनी तेजी से बढ़ा था उतनी ही धड़ाम से गिर भी रहा है। वो तो है, और मैं वही कह रहा था कि रेगुलेशंस का भी एक बड़ा हाथ इसमें है। जो सरकारें जिस तरह से रेगुलेट करने की कोशिश कर रही हैं, तो ग्लोबली क्रिप्टो को रेगुलेट कैसे किया जा रहा है? क्या मेथड्स हैं जो यूज किए जा रहे हैं? तो मेथड्स जैसे वर्ल्ड दो तरीके से डिवाइड है। एक तो फ्रेंडली है, एक दूसरा है कि जो बिल्कुल फ्रेंडली नहीं है। जैसे कि यूएस में जो पॉलिसी होती है वो थोड़ी मिक्स होती है, सेंट्रल और स्टेट दोनों का होता है। वहाँ पे स्टेट्स का ज्यादा होल्ड होता है। तो वहां पे पर ओवरऑल ऑप्टिमिज्म क्रिप्टो को लेके पॉजिटिव ही है यूएस मार्केट में। जैसे वहां पे तो कॉइन बेस एक्चुअली लिस्टेड कंपनी है, जो कि हम इंडिया में सोच भी नहीं सकते कि कोई एक्सचेंज लिस्ट हो जाए। तो वहां पे रूल्स एंड रेगुलेशन थोड़े स्ट्रिक्टर हैं। ऐसे ही अगर हम यूके की मार्केट की बात करें तो वहां पे भी एक्सचेंज के लिए थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। वहां पे भी टैक्स लेवी होता है यूके मार्केट में। चाइना हमें पता है कि काफी पहले तक तो वो माइनिंग सपोर्ट कर रहा था, पर पिछले साल उसने सारी माइनिंग अपनी बंद कर दी है। तो चाइना अभी बिल्कुल अपोज कर रहा है, उसको क्रिप्टो का बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा चाइना इस वक्त। और अगर हम देखें सिंगापुर में कंपैरेटिवली बोलते हैं कि क्रिप्टो रेगुलेशंस काफी इजी हैं कंपेयर टू अदर नेशंस। वहाँ पे एक्सचेंजेस को एक रेगुलेट किया जाता है प्रॉपर तरीके से। तो डिपेंड करता है कि आप किस कंट्री में। और एक तो एल सल्वाडोर के बारे में हम जानते ही हैं, वहाँ पे तो बिटकॉइन ऑफिशियल करेंसी उन्होंने अनाउंस कर रखा है। तो डिफरेंट कंट्रीज का डिफरेंट है, कोई बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, कोई मीडियम है और कुछ एकदम इजी है। लेकिन इंडिया की अगर बात करूं इनके कंपैरिजन में, तो आपको मेजर जो डिफरेंस है वो क्या नजर आता है?
मेजर डिफरेंस इसका यही है कि इंडिया में एक्सचेंजेस के ऊपर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। बाकी कंट्रीज को एक्सचेंजेस पे थोड़ा कंट्रोल रहता है। यहाँ पे एक्सचेंजेस क्या कर रहे हैं, कोई रेगुलेटर नहीं है, कोई ग्रीवियंस रिड्रेसल मैकेनिज्म नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है। और हमारा जो क्रिप्टो करेंसी बिल भी आना था, वो पिछले साल कभी टेबल होने की बात भी हो रही थी, अब तो उसकी कहीं अता पता भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ने टैक्स तो लगा दिया है, बट ना एक क्लैरिटी नहीं दी है कि ये लीगल है इलीगल है। गवर्नमेंट का स्टैंड अब क्लियरली नेगेटिव ही है। हाँ, बट मतलब टैक्स ले रहे हैं उन्होंने लेकिन सब कोई कुछ कर रेगुलेशन भी नहीं दिया है। है उसको प्रमोट ना करने के लिए कि क्रिप्टो में आप हम्म। इन्वेस्ट ना करें। सब उन्होंने दूसरी तरह से सारे उपाय कर लिए हैं, बट डायरेक्टली आके नहीं बोला है। थोड़ा एक क्लैरिटी मैं कहूंगी कि कुछ डायरेक्टली नहीं बोला है, बट इनडायरेक्टली बोल दिया है कि क्रिप्टो में मत इन्वेस्ट करिए। हाँ, मतलब टैक्स ले रहे हैं और रेगुलेशन का कोई लॉ क्लियर है नहीं, तो जी माना यही बिल्कुल। जा रहा है कि भाई अगर कोई टैक्स ले रहा है, केवल सपोर्ट कर नहीं रहा है, कोई कानून ला नहीं रहा है, टेंशन ही नहीं ले रहा है उस तरह की, तो यही मतलब है कि सरकार उसे बहुत आशा भरी निगाहों से तो नहीं देखती, हाँ तो बिल्कुल। क्लियर पॉलिसी नहीं है जी इस। नितिन बिल्कुल। हाँ, तो इस लैक ऑफ क्लैरिटी का इम्पैक्ट आप इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनीज पर कैसे देखती हैं? क्या उन्हें देश में बिजनेस करने के लिए वैसा स्पेस मिल पा रहा है जैसा मिलना चाहिए, जैसे दुनिया में मिल रहा है? आप जैसे अभी अप्रैल 1 की हम बात करें, जब ये कैपिटल गेन लागू हो गया, उसके बाद हमने देखा काफी कंपनीज इंडिया छोड़ के बाहर चली गई। जैसे वजीर एक्स है, हम सुन रहे हैं उनके फाउंडर्स निश्चल शेट्टी जो है वो दुबई में सेटल हो गए हैं। तो कहीं ना कहीं काफी मूवमेंट हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है। जो क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंजेस हैं, उनके फाउंडर्स और काफी जो वेब 3 की जो स्टार्टअप्स थी वो भी बोल रहे हैं बाहर जा रही हैं इंडिया को छोड़कर। तो कहीं ना कहीं असर दिख रहा है। कंपनीज छोड़ के जा रही हैं, वो ज्यादातर दुबई जा रही हैं, जहाँ पे शायद ज्यादा क्रिप्टो फ्रेंडली रेगुलेशंस हैं। टैक्स का होगा भी तो बहुत कम होगा, 5-6% से ज्यादा नहीं है दुबई में जो वैट हम्म। लगाते हैं वो। तो इसीलिए मूवमेंट तो है। ये जो छोटी छोटी स्टार्टअप कंपनी जो एक एक इकोसिस्टम बनने लगा था, जिसकी हम बात कर रहे थे वेब 3 का, क्रिप्टो का, वो थोड़ा आउटफ्लो होता हुआ साफ दिखाई दे रहा है। हाँ, मतलब आपने भी निश्चल शेट्टी की बात की, वजीर एक्स की, हमारे मेहमान भी थे वो एक बार, और अच्छा। काफी आशा भरी उनकी बातें थी कि जल्दी ही कुछ ना कुछ होगा, देखिएगा सब इस पर आ रहे हैं, आएंगे ही। लेकिन अब जो पिछले हाँ दिनों खबरें आई कि उन समेत बहुत सारे लोग हैं जो दुबई चले गए। अभी मैं अखबार भी पढ़ रहा था पिछले दिनों, तो काफी सारे लोग हैं चले गए। तो मालूम नहीं इसका भविष्य कैसा होगा। लेकिन कुछ और फैक्टर्स आप देख रही हैं कि जो मार्केट को डायरेक्टली इफेक्ट कर रहे हैं उसमें? मार्केट डायरेक्टली जो अफेक्ट कर रहे हैं वो नितिन यूएस का मार्केट ही है जो अभी कर हम्म। रहा है, क्योंकि लिक्विडिटी सकआउट बहुत मेजर हो रहा है, जिसके कारण से ग्लोबली क्रिप्टो में डाउनफॉल आ रहा है। और जो गवर्नमेंट है वो भी काफी स्ट्रिक्टर हो गई है, चाइना बहुत स्ट्रिक्ट हो गई है, इंडिया का भी आप रवैया देख ही रहे हो कि स्ट्रिक्ट हो गए हैं। तो थोड़ा क्रिप्टो को दबा के रखने की ही कोशिश कर रहे हैं सारी गवर्नमेंट्स। तो मेन रीजन यही है। एक मेन रीजन लिक्विडिटी सकआउट का है, दूसरा गवर्नमेंट मेजर्स है, और तीसरा मैं ये भी बोलूंगी कि क्रिप्टो क्यों चढ़ता है क्यों गिरता है आज तक किसी को नहीं पता लगा, क्योंकि कोई अंडरलाइन तो है नहीं इसकी। कोई जैसे हमारे स्टॉक मार्केट में तो कोई कंपनी होती है, जैसे रिलायंस है, टाटा है, हमें पता है इनके बिजनेसेस क्या हैं। अब क्रिप्टो का क्या मतलब, इतना दो तीन क्रिप्टो हैं, जैसे ब्लॉकचेन, ये इथेरियम है, इनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, बिटकॉइन की अपनी ब्लॉकचेन होती है। बट सारे क्रिप्टो का कुछ अंडरलाइन नहीं होगा, है ना, एक वही एक एक्चुअली एक तो नहीं, वही, सब्सटेंशियल चीज नहीं दिखती है। हाँ, वही मैं तो पूछना चाह रहा था आपसे कि बिटकॉइन और एथेरियम को लेकर ही मैं ज्यादा शोर सुनता हूँ। 54 लाख तक पहुंचा था कभी बिटकॉइन, 15 लाख के करीब अभी ट्रेड कर रहा है। एथेरियम 3,56,000 तक पहुंचा था, 86,000 पे आ गया है। दुनिया भर में 9,000 के ऊपर क्रिप्टो कॉइन्स हैं, ज्यादातर नेगेटिव में चल रहे हैं। लेकिन बिटकॉइन और इथेरियम की अगर मैं ज्यादा बात करूं, यही सबसे बड़े हो गए थे। इनका गिरना कोई लॉन्ग टर्म मैसेज देता है क्या? क्योंकि आप ही ने कहा कि कोई गणित तो पता नहीं है, कोई साइंस तो पता नहीं है इसका क्यों गिरता है क्यों उठता है। लेकिन ये दो बड़े थे जिनके चक्कर में लोग चले आए थे, फिर और भी आ गए। लेकिन इन दो का गिरना खासकर क्या एक लॉन्ग टर्म मैसेज देता है, और आपकी क्या सलाह है फिर? तो हाँ, बिटकॉइन जो है वो करीब करीब 50% से ऊपर का मार्केट कैप संभाला हुआ है पूरे क्रिप्टो मार्केट का। तो बिटकॉइन अगर गिरेगा तो सारे तो गिरेंगे ही गिरेंगे कॉइन, ये जो मार्केट कैप अगर हम टोटल की बात करें। तो बेसिकली लर्निंग यही है कि बहुत ही वोलेटाइल एसेट है। इसमें क्या, कितना जितनी तेजी से चढ़ेगा उतनी तेजी से गिरेगा भी। और इसमें हम कुछ फंडामेंटल ज्यादा ढूंढ नहीं सकते हैं, कुछ फंडामेंटल इसमें ज्यादा सपोर्ट करने के लिए है नहीं।
तो बस ये एक क्विक मनी बनाने का एक ज़रिया था, क्यों जब बिटकॉइन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था। और अगर मैं पिछले सालों से कंपेयर करूँ तो ये अप एंड डाउन साइकिल आती रहती है क्रिप्टो में। हमने 2013 में देखा था बिटकॉइन धड़ाम हुआ था। हमने 2017 में देखा था बिटकॉइन एकदम गिरा था, 13,000 से करीब 3,000 के लेवल तक टच हो गया था। तो ये होता है, रेगुलर साइकिल्स में होता है कि अप एंड डाउन बहुत शार्प देखने को मिला है। तो अब नेक्स्ट अप साइकिल आएगा, नहीं आएगा, कि गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करके रखेगी, ये देखने की बात है। बट अभी ये है कि अगर आप लॉस में हैं तो बिल्कुल आगे और ना खरीदें, या फिर थोड़ा और स्टेबलाइज होने दें मार्केट को, फिर ही एंट्री करें, क्योंकि अभी किस डायरेक्शन में जाएगा ये पता नहीं लग रहा। किसी को पता नहीं। अच्छा टीना, अभी भी हमें क्रिप्टो एक्सचेंजेस और उनके ऑफर के जो एड्स हैं वो तो देखने को मिल ही जाते हैं, नंबर्स बहुत ज्यादा हैं अभी भी। कौन सा एक्सचेंज किसी के लिए सही है, ये कैसे समझें? कुछ कुछ इसका रेशियो नहीं है जिसको हम ट्रैक करके बता सकें कि एक्सचेंज कौन सा अच्छा है। कुछ जो बड़े बड़े एक्सचेंजेस हैं उनके हम एड्स देखते रहते हैं। बट नितिन, सच में बोलूँ तो कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटर नहीं है, तो हमें पता नहीं है कि अंदर क्या हो रहा है। तो मैं तो बोलूंगी कि थोड़ा बड़े बड़े जो हैं एक्सचेंजेस, आप उन पे थोड़ा रिलाई कर सकते हैं, क्योंकि हमने प्रमोटर्स का फेस देखा है, उनकी एक्टिविटीज थोड़ी रेगुलेटेड है, लार्ज स्केल पे काम करते हैं। बट स्टिल अपने अपने रिस्क पे ही सब इन्वेस्ट करें तो ठीक है, क्योंकि जैसे स्टॉक मार्केट में कोई गड़बड़ होती है तो सेबी बैठा हुआ है ऊपर, बैंकिंग में कुछ गड़बड़ होती है तो आरबीआई बैठा रहता है ऊपर। बट यहाँ कुछ गड़बड़ होगी तो कोई संभालने वाला नहीं है। तो एक्सचेंजेस हैं, कहते हैं कि हम अपने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऑन द गुड फेथ ही है। मतलब ऐसा हम बोल नहीं सकते कि कौन बुरा है कौन अच्छा है। आप कोई भी बड़े एक्सचेंज के साथ जुड़ सकते हैं। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे दोस्तों के लिए आपके पास क्या सलाह है? बेच के निकल जाएं? दोस्तों के लिए यही सलाह है कि अगर बहुत ज्यादा क्रिप्टो पोर्टफोलियो डाउन है तो थोड़े दिन शांत बैठें, हो सकता है रैली आ जाए, क्योंकि अगर डाउन है तो बहुत अच्छा खासा लॉस होगा। कहाँ बिटकॉइन $68,000 के आसपास था और अभी घटकर वो करीब $18,000 चल रहा है। तो अगर डाउन है तो बहुत ज्यादा डाउन होगा। तो अगर ज्यादा थोड़ा पेशेंस रखें और उसको लेकर बैठे, क्योंकि अगर आप उसको लिक्विडेट भी करेंगे तो अभी कुछ ज्यादा अमाउंट तो मिलने वाला नहीं है, मुझे लगता है। तो अगर थोड़ा बिटकॉइन या फिर क्रिप्टो से दूर ही रहें इस वक्त तो अच्छा है, यही मेरी सलाह रहेगी। ठीक है, कुल मिलाकर ये है भैया कि बेचने से कोई फायदा है नहीं, तो थोड़ा वेट ही कर लो। ठीक है टीना जी, क्लोजिंग बेल की तरफ बढ़ते हैं और बताइए अब कि इस हफ्ते क्या क्या बड़ा होने वाला है, किस पर नजर रखें? तो पहली मेजर न्यूज होगी नितिन टीसीएस की, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है 8 जुलाई को। टीसीएस बहुत बड़ा प्लेयर है मार्केट में, सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो कहीं मार्केट का रुख के डिसाइड भी करती हैं बड़ी बड़ी कंपनीज। तो 8 जुलाई को टीसीएस के रिजल्ट पे जरूर अपनी नजर बनाए रखिएगा। दूसरा है ग्लोबल फ्रंट में यूएस का डेटा आना है, क्योंकि यूएस अभी बहुत ही हाई इन्फ्लेशन के दौर से गुजर रहा है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की भी बात कर रहे हैं। तो जो फैक्टर्स इंटरेस्ट रेट जिन पर डिटरमिन होता है, वो काफी जो इकोनॉमिक डेटा है वो शायद अगले हफ्ते आएगा, जैसे कि परचेज इंडेक्स है और जॉबलेस का भी डेटा यूएस का आने वाला है जुलाई 7 को। तो ये कुछ जुलाई 7 जुलाई 8 की तरफ हम यूएस से काफी इकोनॉमिक डेटा एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो मार्केट का रुख डिसाइड करेंगे। जी तो भैया, हमने जितनी बात की बिटकॉइन को लेकर, एथेरियम को लेकर, कुल मिलाकर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर, टीना ने जवाब दिए। समझ तो आई क्या होगा, करना क्या है? करना बस यही है, क्योंकि कोई विज्ञान नहीं है, कोई गणित नहीं है, कि जो भी आपके पास है उसे लेकर फिलहाल चुपचाप बैठे रहिए। बेचने से तो कोई फायदा है नहीं। तो यही बात है टीना, आखिर में लबो लुबाब यही हमारी बातचीत का। जी बिल्कुल यही है। और अभी ज्यादा इन्वेस्ट ना करें, मार्केट बहुत वोलेटाइल है और ये तो बहुत वोलेटाइल एसेट भी है, तो थोड़ा दूरी बनाए रखिए। और वैसे भी अब 30% टैक्स देना पड़ेगा, ऊपर से 1% टीडीएस तो लग ही चुका है। तो क्रिप्टो के जो कहूंगी ना हैप्पी डेज थे, वो अभी इतने हैप्पी डेज रहे नहीं है। थोड़ा मार्केट को संभलने दीजिए, समझ लीजिए, तभी डाइव करिएगा। क्रिप्टो का खेल अब महंगा हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया टीना जी आपका। थैंक यू नितिन। और टीना को आपने सुना, और मुझे लगता है कि हाल फिलहाल जो नए सवाल थे क्रिप्टो से जुड़े हुए, उनके जवाब आपको जरूर मिले होंगे। मिले या नहीं ये बता सकते हैं हमें radio@aajtak.com पर। व्हाट्सएप नंबर है 9953323303। हर शनिवार हम हाजिर होते हैं। अगले शनिवार फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ, किसी मेहमान के साथ। आपके पास कोई सवाल हो तो प्लीज भेज दीजिएगा, पूछेंगे जरूर।
तो तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मेरा नाम नितिन ठाकुर है। आप आज तक रेडियो सुनते रहिए।